फॉरेन जजमेंट अगेंस्ट इंटरनेशनल और इंडियन लॉ। अगर आपकी कोई भी जजमेंट जो है विच इज डिलीवर्ड बाय फॉरेन कोर्ट, अगर it is against the Indian law, then it will be presumed that it is what? It is not conclusive as per the section 13. ठीक है, तो जजमेंट बेस्ड मतलब जब भी कोई आपकी जजमेंट जो है, जैसे कोई इंटरनेशनल लॉ है उसके हिसाब से अगर आपकी उसको अपोज करते हुए वो जजमेंट पास हुई, या कोई इंडियन लॉ है उसको अपोज करते हुए अगर आपकी कोई जजमेंट पास हुई, तो आपका क्या माना जाता है? वो कंक्लूसिव नहीं माना जाता। ठीक है, विश्वनाथ वर्सेस अब्दुल बाजिद वर्सेस एआई 1963, इसमें कुछ नहीं हुआ था, इसमें इतनी सी बात थी। मान लीजिए ये बोला था गया था कि मेरा और आपका एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, एग्रीमेंट दिल्ली में हुआ, ठीक है, बट आपने क्या किया, उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के लिए आपने कहाँ केस कर दिया? फॉरेन कोर्ट में। बट एज पर द इंडियन लॉ उसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ बनती है? देखिए, एज पर द इंडियन लॉ आप जब सेक्शन 19 पढ़ोगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस में जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है, जहां पे आपका एग्रीमेंट आपका साइन मतलब कॉज ऑफ एक्शन जहां पे आपका एग्रीमेंट बना हुआ है, या जहां पे आप रिजाइड करते हो डिफेंडेंट यानी मैं, तो इनमें से तीनों में किसी में फॉल नहीं कर रहा था। मतलब इसने क्या किया, जो इंडियन लॉ है उसको क्या किया? अपोज किया। तो वो जो जजमेंट जो है फॉरेन कोर्ट ने जो डिलीवर की थी, विश्वनाथ वर्सेस अब्दुल बाजिद एआई 1963, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया? नॉट कंक्लूसिव। ठीक है, नॉट कंक्लूसिव का मीनिंग क्या हुआ? नॉट कंक्लूसिव का मीनिंग सिर्फ इतना सा हुआ कि अगर उस ही सेम कॉज ऑफ एक्शन में अगर इंडियन कोर्ट में अगर आप केस करोगे, तो दैट विल नॉट अमाउंट टू रेस जुडिकाटा, मतलब उस पर रेस जुडिकाटा हिट नहीं करेगा। ठीक है, नाउ फॉरेन जजमेंट अपोज टू द नेचुरल जस्टिस। देखिए, इंडियन लॉ इसके इंडियन लॉ हो या फॉरेन लॉ हो, आपका जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस, ये आपकी बेस रहता है किसी भी लॉ का। अगर किसी भी दूसरी पार्टी को आपने आपने किसने, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जज साहब जो है हमारे, वो चाहे इंडियन कोर्ट्स हो चाहे फॉरेन कोर्ट हो, बट अभी हम फॉरेन कोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो फॉरेन कोर्ट को लेके चलते हैं। अगर फॉरेन कोर्ट में जो है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि जो पार्टीज हैं आपकी, उनको क्या करना है? उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, जो प्रोसेस है आपका लॉ का उसको फॉलो करना है। ठीक है, और उनको जो पार्टीज हैं उनको बोलना है, उनको अपॉर्चुनिटी इस तरह से देनी है ताकि जो है दूसरी पार्टी को क्या लगे, इक्वली आप दे सके। मतलब दूसरी पार्टी को ऐसा ना लगे, दूसरी पार्टी को आप ऐसा ना हो कि बाइसिंग कर दें कि एक को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, दूसरा जब कोई कुछ अगर अपना पॉइंट रखना चाहते हो तो आप उसको दे ही नहीं रहे हो, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे हो। तो इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, द बेसिक मीनिंग इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, और आपका एडिकेट अपॉर्चुनिटी जो है अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए देनी पड़ेगी। अगर इस बेस पे अगर आपकी नहीं दी गई, तो आपका वो जजमेंट जो है फॉरेन कोर्ट में अगर जो है नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है अगर उसको फॉलो नहीं किया गया, इन दैट सर्कमस्टांस द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द फॉरेन कोर्ट दैट विल बी ट्रीटेड एज नॉट कंक्लूसिव एंड नॉट बाइंडिंग। ठीक है, thus a judgment given without a notice to the suit to the defendant or without affording a reasonable opportunity of representing its case is opposed to the natural justice। मान लीजिए आपने जो है, मान लीजिए फॉरेन कोर्ट ने क्या किया, ना तो डिफेंडेंट को क्या किया, नोटिस किया, ना ही उसको अपॉर्चुनिटी दी अपना केस को रखने के लिए, और क्या किया, अब जजमेंट पास कर दी। क्या ये नेचुरल जस्टिस को अपोज नहीं करता है? ऑब्वियस, क्योंकि नेचुरल जस्टिस तो यही बोलता है कि अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए और एडिकेट अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, सो दैट जो उनका केस है उसको प्रॉपरली रख सके, प्रॉपरली कोर्ट को बता सके। तो दैट विल बी that judgment will not be a conclusive in nature and it is held in Sankaran versus Lakshmi। ठीक है, बेसिकली देखिए, a judgment against a party not properly represented in the proceeding or where the judge was biased, जहां पे जज बाइस था, ठीक है, और उस तो उन केसेस में आपका क्या होता है, वो कंक्लूसिव नहीं मानी जाती है और जजमेंट जो है आपका उस पर रेस जुडिकाटा नहीं लगता है। ठीक है, बट द एक्सप्रेशन नेचुरल जस्टिस जो है आपका, इसका ये किससे रिलेट करता है? ये रिलेट टू द इरेगुलरिटीज इन प्रोसीजर। ठीक है, ये प्रोसीजर से जो प्रोसीजर जो फॉलो करना, मतलब जैसे एविडेंसेस लेने हैं, प्रॉपर्ली लेने हैं, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी है बोथ द पार्टीज, चाहे वो चीफ हो रहा है, चाहे आपका री एग्जामिनेशन हो रहा है, चाहे क्रॉस हो रहा है। ठीक है,
और फॉरेन उनको इंक्लूड करती है, बट जो मेरिट्स में जो डिसाइड हो रहा है उसको नहीं करेगी। A foreign judgment of a competent court therefore is a conclusive even if a proceed on an erroneous view of the evidence of the law। देखिए ये क्या मीनिंग बोल रहा है कि आपके एविडेंस प्रॉपरली लिए गए हैं, पर कोर्ट ने क्या किया, उसको एविडेंस को जिस जिस बिहाफ पे लेना चाहिए, जिस बिहाफ पे लेके उस पर जजमेंट देनी चाहिए थी वो नहीं थी, या और द लॉ, ठीक है, तो उस पे नहीं आपका जाएगा नेचुरल जस्टिस अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 13D। ये बात किसकी कर रहा है, ये बात सिर्फ किसकी कर रहा है कि अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है। देखिए डिफरेंस कितना सा है, ये प्रोसीजर की बात कर रहा है कि मान लीजिए आपने फॉरेन कोर्ट में केस किया हुआ है, फॉरेन कोर्ट में केस करने में क्या हुआ कि आपको बोला एविडेंस दीजिए, ठीक है, आपने एविडेंस क्या हुआ, आपको मतलब एविडेंस ना देने, मतलब आपको एविडेंस देने ही नहीं दिए गए जो कि आपने देने थे वहां पे, तो उन दैट केस जो है वो आपका नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल क्या वायलेट हुआ। मान लीजिए आपने एविडेंस दिए और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कोर्ट ने उसको एरनेसली जजमेंट किया और जजमेंट जो है उस एविडेंस के बेस के ऊपर नहीं दी, तो उसके ऊपर नहीं 13D लगता है, ठीक है, वो मेरिट्स पे नहीं लगेगा, ये बात बोल रहा है, ठीक है। नाउ if the minimum requirement of the judicial process are assured, correctness of the judgment in a law or evidence is not predicated as a condition for a recognition of its conclusiveness by the municipal court. Thus, a foreign judgment is not open to attack on the ground that the law of a domicile had not been properly applied in deciding the validity of adoption or that the court disagree with the conclusion। सिंपल सा मीनिंग है कि और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी और ड्यू प्रोसेस, जो ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है तो आपका नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो वॉयलेट नहीं होता है। अगर उसको वॉयलेट किया फॉरेन कोर्ट्स ने तो वो जजमेंट जो है क्या मानी जाएगी, कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी। और कंक्लूसिव नहीं है तो सिंपल क्या मीनिंग हुआ, क्या प्रिजम्पशन आएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, नॉट हिट बाय रेस जुडिकाटा, मतलब उसी कॉज ऑफ एक्शन पे आप इंडिया में आके फिर से केस कर सकते हैं। नाउ फॉरेन जजमेंट ऑब्टेन बाय अ फ्रॉड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आपके बहुत सारे केसेस भी हैं और बहुत सारे आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ये क्या बोलता है, इट इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ अ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ दैट इफ अ फॉरेन जजमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय अ फ्रॉड इट विल नॉट ऑपरेट एज अ रेस जुडिकाटा। सीधी सी बात है, फ्रॉड से अगर आपने जजमेंट ऑब्टेन की तो आपका क्या मानी जाएगी, वो कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी और रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, सिंपल। Lord Denning observed, no judgment of a court, no order of a minister can be allowed to stand if it has been obtained by a fraud। सिंपल सा देखिए, बहुत अच्छी डेफिनेशन देके रखी है, कभी भी जो है कोई जजमेंट है, कोई ऑर्डर है, अगर वो उसका बेस फ्रॉड है तो आप क्या मानोगे, वो स्टैंड नहीं करता है, ठीक है। Cherish rightly states it is a firmly established that a foreign judgment is impeachable for a fraud in the sense that upon proof of fraud it cannot be enforced by action in England। All judgment whether pronounced by a domestic or a foreign courts are void if obtained by a fraud। For a fraud VTA the most solemn proceeding of the court of justice। सिंपल सी इतनी सी बात बोल रहा है, कभी भी अगर कोई भी जजमेंट आपने फ्रॉड से ली तो दैट जजमेंट व्हाट will not be conclusive and not be binding and not be stand and will be treated as a void। मतलब उसको फ्रॉड से आपने जजमेंट ली, धोखे से आपने जजमेंट ली, वो तो उसको क्या माना जाएगा, void माने जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रॉड इसमें डीग्रे क्या बोलता है, जस्टिस स्टेटेड दैट though a judgment would be res judicata and not impeachable from within, it might be impeachable from without। In other words, though it is not permissible to show that the court was mistaken, it might be shown that it was misled। There is an essential distinction between a mistake and a trickery। The clear implication of the distinction is that an action to set aside a judgment cannot be brought on the ground that it has been wrongly decided, namely that on the merits the decision was one which should not have been rendered, but it can be set aside if the court was imposed upon the triggered into giving the judgment। देखिए ये केस आपका 1000 टाइम पूछा जा चुका है, सत्या वर्सेस तेजा। सत्या वर्सेस तेजा का केस जो है आपका कई बार पूछा जा चुका है। ये क्या बोलता है आपका,
where a husband obtained a decree of a divorce against his wife from an American court. अमेरिका के कोर्ट में जो है हस्बैंड ने क्या किया, डाइवोर्स डिक्री जो है अपनी वाइफ के खिलाफ जो ले ली। दैट ही वाज डोमिसाइल्ड इन अमेरिका, उसने क्या बोला कि मैं डोमिसाइल हूं अमेरिका का, ठीक है। और कोर्ट ने उस डोमिसाइल के ऊपर क्या हुआ, जजमेंट दी। ऑब्जर्विंग दैट द हस्बैंड वाज नॉट अ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ अ डोमिसाइल ऑफ अमेरिका, बट जब उसको ऑब्जर्व किया गया तो वहां पे जब इंडियन कोर्ट्स में ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ से पता चला कि वो तो रेजिडेंट था ही नहीं। तो ये क्या हुआ, he had played a fraud in a foreign court falsely representing to it incorrect jurisdictional fact. The Supreme Court held that the decree was without jurisdiction and nullity. तो इसका मीनिंग इतना सा हुआ कि उसने अमेरिका में डाइवोर्स की डिग्री ऑब्टेन कर ली हस्बैंड ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें ऑब्जर्व किया, अरे यहाँ तो वो डोमिसाइल था ही नहीं उस टाइम वो अमेरिका, अब डोमिसाइल था ही नहीं था तो क्या मतलब है, इसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी उस कोर्ट की, उसने फ्रॉड किया वहां पे। तो दैट तो जजमेंट क्या आ गई आपकी, नॉट वैलिड एंड नलिटी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है सत्य वर्सेस तेजा। नाउ इसके ऊपर इलस्ट्रेशन भी पूछी जाती है। इन नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटा काक्षमी, देखिए इसमें क्या हुआ था, a husband obtained a decree of a divorce against his wife B again from an America High Court, the ground that he was a resident of America. Then he remarried C. B filed a criminal complaint against A and C for bigamy. A and C filed an application for a discharge. Dismissing the application, the Supreme Court held that the decree of a dissolution of marriage was without jurisdiction, inasmuch as neither the marriage was solemnized nor the parties last resided together in America. It was therefore unenforceable in India. देखिए इसमें क्या हुआ था, हस्बैंड ने जो है डिग्री की जो सेम जो सत्यावर्षी तेजा में हो वही इसी केस में, पर इसमें क्या हुआ था, उसने दूसरी शादी भी कर ली। और जब जो है जो पहली वाइफ ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके केस दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे जो है एज पर द इंडियन मैरिज एक्ट, सॉरी इंडियन नहीं हिंदू मैरिज एक्ट, आपका जो जहाँ पे वो लास्ट रिजाइड करते हैं या जहाँ पे वाइफ करती है वहां जुरिस्डिक्शन बनती है, उस हिसाब से तो बनती ही नहीं थी। मतलब वो जिस कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए था उसने वहां नहीं किया, जुरिस्डिक्शन नहीं थी। और उसने जो ग्राउंड लिया था कि आई एम द रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, तो वो भी क्या था, कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, देन तो वो भी आपका क्या है, नहीं माना गया। तो क्या माना गया इसमें कि ये जो आपकी जजमेंट है ये अनइनफोर्सेबल इन इंडिया। देखिए dismissing the application, the Supreme Court held that decree of a dissolution of marriage was without jurisdiction in as much as neither the marriage was solemnized nor the parties. देखिए इसमें रेजिडेंट का नहीं था, सॉरी मिस्टेकली आई टोल्ड यू, रेजिडेंट का नहीं था। इसमें सिर्फ इतना सा बोला गया था कि हमारा जो जो मैंने आपको बात बताई हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट रिजाइड करते हैं या पार्टीज लास्ट रिजाइडेड टुगेदर, तो आपकी या फिर वो वाइफ जहाँ पे रहती है, ठीक है, वहां पे आपका केस लगना था, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, पार्टी नॉट रिजाइडेड लास्टली इन अमेरिका, तो इसलिए जो है आपका क्या माना गया, आपका वो जो है विदाउट जुरिस्डिक्शन जो है वो केस आपका फाइल किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया इसको, अनइनफोर्सिबल। अब सेम आपका यहाँ पे हुआ था चिंगालवरा नायडू वर्सेस जगन्नाथ, इसमें तो आप इसको गो थ्रू करिए। सिंपल है आपका, सिंपल प्रपोजिशन है, सिंपल सी मीनिंग है। अगर कोई भी जजमेंट जो अगर आपकी फ्रॉड के ऊपर बेस हुई तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगी, ठीक है। फॉरेन जजमेंट फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ, ये सिंपल इतनी सी बात बोलता है आपका कि कभी भी कोई फॉरेन जजमेंट आपकी पास हुई पर उसमें जो है इंडियन लॉ का ब्रीच हो गया, ठीक है, तो आपका क्या माना जाएगा, वो आपका क्या माना जाएगा, आपकी वो इनफोर्स कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी। दस अ फॉरेन जजमेंट फॉर अ गेमिंग डेट और ऑन अ क्लेम which is barred under the law of limitation in India is not conclusive. A decree for a divorce passed by a foreign court cannot be confirmed by an Indian court if under the Indian law the marriage is indissoluble, ठीक है। It is implicated that the foreign law and the foreign judgment would not be offend against our public policy। देखिए प्रिजम्पशन क्या है, हमने डिस्कस कर लिया कि तब तक रेस जुडिकाटा या कंक्लूसिव नहीं मानी जाती है तब तक वो सेक्शन 13 के हिसाब से ठीक नहीं बैठती है। अगर वो ठीक बैठ गई तो सेक्शन 14 क्या बोलता है, उसको राइटली प्रज्यूम करता है, शैल प्रज्यूम राइटली, एंड अब जो क्या है आपका रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। इट कैन बी एडमिटेड इन एविडेंस ओनली इफ दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सिंपल।
अगर आपने फॉरेन जजमेंट इन्फोर्स करनी हो तो क्या करना पड़ता है? A foreign judgment which is conclusive under section 13 of the code can be enforced in India. देखिए फर्स्ट आपका क्या, बाय इंस्टीट्यूटिंग सूट ऑन सच फॉरेन जजमेंट, तो आपको क्या करना है, एक सूट करना है, ठीक है। और a foreign judgment may be enforced by instituting a suit on such foreign judgment. The general principle of a law is that any decision by foreign court, tribunal, quasi जो भी हो आपका, तो डिक्री ऑफ द कोर्ट दैट कंट्री इन सच अ सूट द कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द मेरिट, मेरिट में नहीं जाएंगे, सिंपल क्या करेंगे, ओरिजिनल क्लेम एंड इट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर देयर वर डायरेक्टली एडजुडिकेट अपॉन द बिटवीन द सेम पार्टीज, ठीक है। वहां पे पार्टी सेम होनी चाहिए। सच अ सूट मस्ट बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि कभी भी अगर आपकी फॉरेन जजमेंट है तो उसको कैसे फाइल किया जा सकता है। फर्स्ट हमने बताया सूट के हिसाब से, और वो कैसे करनी है, विद इन 3 ईयर। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, देखिए फॉरेन जजमेंट को कैसे आपको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 44A ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। द सेड सेक्शन जो है प्रोवाइड करता है कि जो सर्टिफाइड कॉपी आपकी डिक्री की, इफ एनी ऑफ द सुपीरियर कोर्ट ऑफ एनी reciprocating territory has been filed at district court, the decree may be executed in India as if it had been passed by the district court. When a foreign judgment is allowed to be executed under section 44A, it will be open to the judgment debtor to recall objection which would have been open to him under section 13. मतलब वो section 13 के हिसाब से objection ले सकता है। If a suit had been filed on a such judgment, ठीक है, the fact that out of a 6 exception there has been due compliance with the sum of the exception is of no avail. The decree can be executed under section 44A only if all the condition of a section 13A to F are set. देखिए कोई भी आपकी एग्जीक्यूशन जो प्रोसीडिंग है किसकी, जो फॉरेन जजमेंट की है, जो फॉरेन कोर्ट ने पास की है जजमेंट, उसको अप्लाई कर सकता है 44A में, सॉरी एग्जीक्यूट कर सकता है 44A में, बट द कंडीशन इज व्हाट, जो आपकी जो फॉरेन जो सेक्शन 13 के हिसाब से जो A to F तक जो ग्राउंड है वो क्या होने चाहिए, आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर उनमें से किसी में भी फॉल करता है तो आपका क्या, डिक्री को क्या माना जाएगा, कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा और नॉट enforceable. Thus, a bare reading of the section suggests that a foreign judgment would be conclusive as to any matter directly adjudicated upon the between the same parties होना चाहिए. Hence, we can conclude that a judgment of a foreign court create estoppel or res judicata between the same parties provided अगर section 31 A to F तक क्या करता है, वो अटैक नहीं करता, हिट नहीं करता. If any claim is made by any party and subsequently abandoned at the trial of a suit, if the decree in that suit necessarily implies that the claim has not met with acceptance at the hand of the court, then the court must be deemed to have directly adjudicated against it. सिंपल सी बात है आपका कि 13 सेक्शन 13 से कोई भी फॉरेन जजमेंट हिट नहीं करनी चाहिए, अगर हिट की तो क्या माना जाएगा, दैट इज नॉट कंक्लूसिव. दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन जजमेंट. Thank you for giving your precious time. Please share, subscribe for the more next upcoming video on the Civil Procedure Code.